फाइनेंशियल हेल्थ के लिए ज़रूरी है कि हम पैसे को सेव भी करें, उसको ठीक जगह इन्वेस्ट भी करें, और साथ में आफ्टर ऑल पैसा हमारी सहूलियत के लिए है, हमारे लिए है, और उसको एंजॉय भी करें। तो इन्फॉर्मेशन तो अवेलेबल है यूट्यूब पर काफ़ी, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन में से कैसे अपने लिए यूज़ करना है, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है, वहाँ थोड़ा सा डर लगने लगता है, क्योंकि आपने मेहनत से पैसा कमाया है, कहीं कोई गलती ना हो जाए, उसमें कहीं पैसा ना डूब जाए, वो एक डर रहता है। ये गलतियां मैंने बहुत कॉमनली होते हुए देखी हैं, और फिर जब लेट इंसान सेविंग स्टार्ट करता है तो उसको ज़्यादा सेव करना पड़ता है, क्योंकि माइंडसेट जो लोगों का चलता है कि खर्चे उनका वो लगता है फिक्स है, सैलरी आई, इनकम आई, उसके बाद में खर्चे कर दिए, जो बचेगा वो सेव कर लेंगे। बाद में 1-2 साल प्रीमियम पे करने के बाद में पता चलता है कि ये प्लान तो ना इंश्योरेंस ढंग से देता है, ना सेविंग ढंग से देता है, और टैक्स तो हम बचा पा रहे हैं, लेकिन जो हमारा मेन पर्पस था वो सॉल्व नहीं हुआ। ये देखने में आसान लगता है, जब करने बैठते हैं तो पैसे के साथ में इमोशंस आने शुरू हो जाते हैं। अगर आपको प्रॉफिट मिलना शुरू होगा तो लालच आना शुरू हो जाएगा, और अगर नुकसान होना शुरू होगा तो डर आना शुरू हो जाएगा। तो कम से कम 10-15 स्टॉक का अपना पोर्टफोलियो बनाइए। अब नेक्स्ट डिसीजन ये आता है कि ईएमआई पे लें या ना लें। एक्चुअली लोन्स के मामले में मैं कहूँगा कि लोन हमेशा बुरा नहीं होता। देयर आर गुड लोन्स एंड देयर आर बैड लोन्स, और स्मॉल बैंक्स कई बार आरबीआई कवर नहीं होते, तो अगर कुछ दिक्कत हुई बैंक वगैरह में तो आपका पैसा फंस जाएगा। जैसे ही इनकम आए तो उतना अमाउंट सेव कर दें। अगर 2-3 लोन हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि सबसे ज्यादा इंटरेस्ट वाला लोन कौन सा है। एक तो लाइफ इंश्योरेंस, और लाइफ इंश्योरेंस में भी टर्म इंश्योरेंस। सबसे पहली चीज जो क्रिएट करनी चाहिए वो इमरजेंसी फंड क्रिएट करना चाहिए, और भले थोड़ी अमाउंट से स्टार्ट करें, लेकिन करें। जब वो रिटायर होंगे, जब उनकी इनकम बंद होगी, तो पैसे की कीमत बहुत नीचे जा चुकी होगी, महंगाई बहुत बढ़ चुकी होगी, और उनको खुद ही उसमें अपना खर्चे निकालने होंगे। उसके लिए जितना जल्दी वो शुरू करेंगे उतना ठीक रहेगा। हर चीज़ का एक माइलस्टोन बनाया जा सकता है, और उसकी प्रायोरिटी सेट की जा सकती है कि पहले क्या ज़रूरी है। पहले कर्जा उतारना ज़रूरी है। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है हमारे आज के एपिसोड में। आज हमारे पास एक बहुत स्पेशल गेस्ट हैं, उनका नाम है दिनेश कुमार। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के एपिसोड में। कैसे हैं आप? बहुत धन्यवाद मीनू जी, मैं ठीक हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आप और आपके ऑडियंस भी सब अच्छे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए, और आज हमारे पास एक डिटेल्ड लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है आपसे बात करने के लिए, और मुझे आशा है कि हमारे दर्शकों को बहुत कुछ पता चलेगा आज पर्सनल फाइनेंस के बारे में। आप पर्सनल फाइनेंस कैसे प्लान कर सकते हैं, एक बेहतर जिंदगी कैसे जी सकते हैं, ये सारी डिटेल हम आपसे जानना चाहेंगे कि एग्जैक्टली आप अपने कम्युनिटी में क्या क्या सिखाते हैं। देखिए, मेरा जो मिशन है, जो मैं करना चाहता हूँ और जो कर रहा हूँ, वो ये है कि मैं सोसाइटी, समाज में देखता हूँ कि लोगों को पैसे से लेकर बहुत टेंशन रहती है। कि हालांकि हम अपने बचपन से अभी तक देखें तो हम लोगों की पैसे में काफ़ी वृद्धि हुई है, हम बढ़ोतरी हुई है। हम लोग जितना छोटे होते जितना पैसा हैंडल करते थे, और अब जितना हैंडल करते हैं उससे ज़्यादा हैंडल करते हैं। हमारे पास में चीज़ें पहले से ज़्यादा हैं। मोबाइल फ़ोन्स कभी बचपन में सोचा भी नहीं होगा कि हमारे पास में होगा। आज हमारे पास, हम हर 3 साल बाद में मोबाइल फ़ोन अपना चेंज कर लेते हैं ऑन एवरेज, और टीवी हैं अच्छे, कारें हैं हमारे पास में, सब कुछ है, मतलब ज़्यादातर की बात कर रहा हूँ। और उसके बावजूद लोग टेंशन में रहते हैं पैसे को लेकर। तो मेरा मिशन ये है कि जब इतना मिल रहा है भगवान की दया से, तो फिर टेंशन क्यों है। और थोड़ा सा हम पैसे को समझ जाएं, उसको कैसे इस्तेमाल करना है और उसको कैसे सेव करना है, तो हमारी ये टेंशन्स ख़त्म हो जाएंगी। तो वो मेरा पर्पज़ है, और उसके लिए मैं लोगों को हेल्प कर रहा हूँ। बहुत अच्छा काम है दिनेश जी। आई थिंक दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसे पैसे की टेंशन ना होती हो। अगर आपके पास जितना है, आप हमेशा सोचते हैं कि आप उसे और एक लेवल बेहतर करें, या अपने काम को बढ़ाएं, अपने व्यवसाय को बढ़ाएं। अगर आप जॉब में है तो लोग सोचते हैं कि उनकी प्रमोशन हो जाए। जब प्रमोशन हो जाती है तो उतना टैक्स कटता है, फिर उसका स्ट्रेस होता है कि मेरा टैक्स इतना कटता है।
तो बहुत सारे एस्पेक्ट है मनी को लेकर जिससे लोगों को स्ट्रेस होता है, और आज हम डिटेल में बात करेंगे कि आप क्या टिप्स दे सकते हैं हमारी जनता को जो कि उनके लिए यूजफुल हो। तो ऑन दैट नोट मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि अगर कोई 25 से 35 की एज का है, अगर आप हम ऐसा मानते हैं कि हमारी ऑडियंस है जो 30 के लगभग है या 30 के पार है, अगर उन्होंने लाइफ में कभी भी पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं की है, तो क्या माइलस्टोन उन्हें अचीव करने चाहिए आगे 5 सालों में? अगर फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं की है तो स्टार्ट करें, क्योंकि उसके बिना माइलस्टोन्स अचीव करना एक वो लक की बात हो जाएगी। हम्म। वो इंग्लिश की एक सेइंग मुझे याद आ रही है, इफ यू आर नॉट प्लानिंग फॉर सक्सेस देन बेसिकली यू आर प्लानिंग टू फेल। तो हम्म। प्लानिंग बहुत जरूरी है, और प्लान करने के बाद में भी हमें जरूरी नहीं कि सक्सेस मिले ही। वो संस्कृत में मतलब एक श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। तो हम अपने हिसाब से कर्म कर सकते हैं और उसके बेसिस पे फल हमें मिल सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ सकती है। लेकिन अगर हम प्लान ही नहीं कर रहे तो फिर फल मिलेगा या नहीं मिलेगा उसका पता ही नहीं है। तो माइलस्टोन्स हमारे ज़्यादातर के, हम एक ट्रैक पे चलते हैं। अगर हमने जॉब ज्वाइन कर ली है अपने बाय द एज ऑफ 25, और उसके बाद में लोग शादी करते हैं, बच्चे करते हैं, चाहते हैं कि घर हो जाए, तो ऑटोमेटिकली माइलस्टोन्स बन जाते हैं। शादी करनी है उसमें खर्चा होता है, बच्चों को आगे स्कूल भेजना है उसमें खर्चा होगा, उनको आगे घुमाना है, फैसिलिटीज़ देनी है उसमें खर्चा होगा। तो माइलस्टोन्स अपने आप बन गए। अब वो माइलस्टोन्स के लिए प्लानिंग शुरू करनी जरूरी है। अगर प्लान नहीं करेंगे तो एकदम से वो जब प्यास लगेगी तब कुआं नहीं खोद पाएंगे। कुआं हम्म। पहले से ही तैयार रखना होगा, तभी जब जरूरत होगी पानी उसमें से निकाल पाएंगे। जी तो जी। प्लानिंग स्टार्ट करनी जरूरी है, और फिर नोट डाउन करना जरूरी है कि कौन से गोल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। कुछ लोग ऐसे परिवारों से आते हैं जो कि फाइनेंशियली बहुत रिच नहीं रहे होंगे। हो सकता है उनके पुराने कोई कर्जे हों जो उनके पेरेंट्स ने उनके लिए लिए हों, उनकी पढ़ाई के लिए या किसी वजह से। तो बच्चों को अपने पेरेंट्स की मदद करनी चाहिए, करते भी हैं हमारी कल्चर के हिसाब से। उस वो एक माइलस्टोन बन सकता है। अगर वो कोई पुराना कर्जा है उसको उतारना ज़रूरी है। फिर आगे तरक्की करनी है, घर लेना है अच्छा, कार लेनी है अच्छी, हर चीज़ का एक माइलस्टोन बनाया जा सकता है और उसकी प्रायोरिटी सेट की जा सकती है कि पहले क्या ज़रूरी है। पहले कर्जा उतारना ज़रूरी है, पहले अगर किसी के माता पिता की तबीयत ठीक नहीं है तो उनका इलाज ठीक जगह करवाना ज़रूरी है। तो ये बहुत हर एक की पर्सनल चीज़ हो जाती है, इसमें किसी को जनरल नहीं कहा जा सकता। लेकिन माइलस्टोन बनाइए, उनका नोट करिए, और उसके हिसाब से उनकी एक टाइम सेट करना जरूरी है कि किस टाइम में मैं वो गोल अचीव करना चाहता हूँ, और उसके लिए फिर पैसा सेव करना जरूरी है हर गोल के लिए हम्म। अकॉर्डिंगली। गॉट इट। तो आपके हिसाब से ये चीज सबके लिए अलग होगी। अब कोई 25 की उम्र में शादी करता है, कोई 30 की उम्र में करना चाहता है। आजकल लोग बच्चे बहुत प्लान करके करते हैं। कोई सोचता है कि मैं एक सर्टेन एज पे पहुंच जाऊं या मेरा इस लेवल का फाइनेंशियल इनकम हो जाए तब हम फैमिली बढ़ाएंगे। तो सबके लिए अलग होगा। आप इमेजिन करें कि अगर हम एक हमारे दर्शक हैं जो 30 साल के हैं जिनकी अभी अभी शादी हुई है, तो अभी बहुत सारी चीजें प्लान करी जा सकती हैं। तो क्या एक बैलेंस तरीका है जिससे वो अपनी लाइफ भी इंजॉय कर सके और सेम टाइम वो अपने भविष्य के लिए प्लान भी कर सके, फाइनेंशियल प्लानिंग भी कर सके? तो वो बैलेंस कैसे निर्धारित किया जाए? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बैलेंस, संतुलन कैसे रखा जाए अपनी हम्म। जिंदगी में। क्योंकि मैंने देखा पैसे को लेकर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल कोई प्लानिंग, वो सोचते हैं कि मतलब कि आज ही एंजॉय कर लिया जाए, कल का पता नहीं, कुछ भरोसा नहीं है, तो आज ही सारे पैसे खत्म कर ले। और कुछ लोग होते हैं जिन जो कल के बारे में इतना सोच रहे होते हैं कि वो आज खर्च नहीं कर सकते पैसे को। और दोनों ही परिस्थितियाँ ठीक नहीं हैं, हेल्दी नहीं हैं। जैसे कि हम खाना खाते हैं तो उसमें एक बैलेंस डाइट चाहिए होती है कि कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, फैट, हर चीज़ की ज़रूरी है। एक ही चीज़ अगर हम रखेंगे तो वो बैलेंस नहीं रहेगा, बॉडी और हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। सिमिलरली फाइनेंशियल हेल्थ के लिए ज़रूरी है कि हम पैसे को सेव भी करें, उसको ठीक जगह इन्वेस्ट भी करें, और साथ में
आफ्टर ऑल पैसा हमारी सहूलियत के लिए है, हमारे लिए है, और उसको एंजॉय भी करें, और उसका इस्तेमाल इस पर्पज़ के लिए भी करेंगे हम आगे किसी की मदद भी कर सकें। किसी की मदद करने से जो खुशी मिलती है वो अपने लिए खर्च करने में उतनी नहीं मिलती है, ये भी टाइम के साथ में इंसान सीखता है। सही बात। तो हर चीज़ का बैलेंस ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं जो सजेस्ट करता हूँ, एक बुक जो मैंने 2008 में पढ़ी थी और जिसने मुझे हेल्प की, क्योंकि मैंने जब करियर स्टार्ट किया था तो मैं बहुत सेवर माइंडसेट में था कि मुझे पैसा सेव करना है और मुझे खर्च करने में बड़ा मुश्किल लगता था। ऑल्दो मैं जो सेव कर रहा था वो गोल्स के लिए कर रहा था, फिर वो गोल्स के लिए मैंने खर्च किया, लेकिन आई वॉज मोर ऑफ ए सेवर माइंडसेट। और इट अफेक्टेड मी कि मतलब कि अच्छा कमाते हुए भी मैं खुशी नहीं महसूस कर रहा था वो पैसे के लिए। और मैं कुछ ऐसे लोग भी देखता था जो कि सेव नहीं कर रहे थे, और उनके पास में जब कोई ज़रूरत होती तो पैसा नहीं बचता था। तो 2008 में मैंने ये बुक पढ़ी, सीक्रेट्स ऑफ मिलियनेयर माइंड। उसके राइटर हैं टी हार्व एकर, और वो एक जार सिस्टम सजेस्ट करते हैं। वो जार में वो कहते हैं कि एक फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट होना चाहिए, एक लॉन्ग टर्म सेविंग्स का होना चाहिए, एजुकेशन के लिए आपका होना चाहिए, और नेसेसिटीज के लिए भी होना चाहिए, और सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन के लिए भी एक जार होना चाहिए। और हर इंसान अपने इनकम के हिसाब से और अपने खर्चों के हिसाब से ये परसेंटेजेस, ये जार्स की डिसाइड कर सकता है, और हर महीने वो परसेंटेज वाइज ये जार में पैसा डालते रहें। तो वो हर जार जो है हमारी एक अलग एरिया के लिए, एक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए, एक सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन के लिए, एक अपना एजुकेशन के लिए, और एक प्ले जार भी है कि हम उस जिसको एंजॉय कर सकें पैसे के लिए। तो हर चीज का बैलेंस जरूरी है, और वो इससे एक सिस्टम बन जाता है वो जार सिस्टम से, कि हर चीज के लिए हम परसेंटेजेस एलोकेट करें। हम्म। बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया है, और मैंने वो किताब पढ़ी हुई है। टीहा वेकर तो एक जीनियस है, और जब मैंने भी वो पढ़ा तो मुझे बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट मिले लाइफ में, और मैंने इम्प्लीमेंट किया है वो जार सिस्टम, और बहुत इफेक्टिव है। थोड़ा सा और डिटेल में बताइए कि अभी जैसे जार सिस्टम कोई कहता है तो लगता है कि हाँ ठीक है, आप जार रखो, जैसे इसमें इतने पैसे डालो, इसमें इतने, वो शायद डिफरेंट बैंक में बैंक अकाउंट भी हो सकता है, और कितना परसेंटेज आप सजेस्ट करते हैं, या ये सामने वाला डिसाइड कर सकता है कि मेरी जरूरत इतनी है इसलिए इस जार में इतना परसेंटेज जाना चाहिए? उसके लिए आपके पास कोई विचार? देखिए, टी हार्व एकर ने ही परसेंटेजेस सजेस्ट की हुई हैं कि नेसेसिटीज 55% जाना चाहिए आपकी इनकम का, और प्ले जार में 10% जाना चाहिए, एजुकेशन जार में 10% जाना चाहिए, कंट्रीब्यूशन जार में 5% है। तो परसेंटेजेस वो बुक में बताई हुई हैं उन्होंने। लेकिन ये एक थंब रूल है जो उन्होंने बताया है अपने एक अंदाजे से, लेकिन हर एक की परिस्थिति अलग हो सकती है। तो उसके हिसाब से मतलब कि ट्राई करें कि मतलब कि ये परसेंटेजेस को फॉलो करने का, लेकिन अपनी परिस्थिति किसी की हो सकता है इनकम इतनी कम हो कि उसकी नेसेसिटीज जार के लिए शायद 70 या 80% खर्च करना की जरूरत हो, तो बाकी जार्स के लिए परसेंटेजेस कम हो जाएंगी। और किसी की इनकम इतनी ज़्यादा हो सकती है कि उसकी नेसेसिटीज शायद 30 या 40% में पूरी हो जाए, तो वो अपने बाकी जार्स में अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ा सकता है। पर आइडिया ये है कि अपनी परिस्थिति के हिसाब से वो परसेंटेजेस डिसाइड करें और उसको डिसिप्लिन से फॉलो करें। इसमें एक नेसेसिटीज जार जो है, जिसमें कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि बहुत से लोग आज की डेट में वांट्स और नीड्स को डिस्टिंग्विश नहीं, उसका फर्क नहीं समझ पाते कि हाँ जी। क्या मेरी चाह है और क्या मेरी ज़रूरत है। यस। वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज की टाइम में इतनी सारी चीज़ें नज़र आती हैं कि हर चीज़ हमें ज़रूरत लगती है। कार भी ज़रूरत लगती है, अगर कार मिल जाए तो और अच्छी कार, लग्जरी कार चाहिए, एसयूवी चाहिए, एसयूवी आ गई तो बीएमडब्ल्यू चाहिए, इसका तो कोई अंत ही नहीं है। और हर चीज़ ज़रूरत लगती है, कार भी ज़रूरत लगती है। लेकिन ये सोचने की ज़रूरत है कि किस चीज़ की हमें सच में ज़रूरत है। हमें खाने की ज़रूरत है, अच्छी पानी की ज़रूरत है, हवा की ज़रूरत है। कार अगर नहीं भी होगी तो ऐसा कोई मतलब कि बहुत बड़ी चीज नहीं हो जाएगी। तो वो हमारी चाह है, जरूरत के हिसाब से एक छोटी कार में भी काम चल सकता है। तो उसके हिसाब से हम नेसेसिटीज जार को अपना डिफाइन कर सकते हैं, और अगर वो डिफाइन कर लिया और बाकी जार्स फिर अकॉर्डिंगली हम परसेंटेजेस डिफाइन कर सकते हैं।
बिल्कुल, बिल्कुल। और मुझे एक और विचार आया कि अगर किसी की नेसेसिटी की परसेंटेज उनको लग रहा है कि अगर 55% या 60% कम है, तो शायद आप जिन्हें नेसेसिटी समझ रहे हैं वो चाहत है, वो ज़रूरत नहीं है। तो आपको हम्म। शायद वो वापस अपने आप में झाँक के देखना पड़ेगा कि जिन्हें मैं सोच रहा हूँ कि वो ज़रूरत है, वो वाक़ई में ज़रूरत है या वो सिर्फ़ एक चाहत है? हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपना जो हम रोज जो खर्चा करते हैं उस हम लगे, ये एक एक्सरसाइज है जो जब कोई लोग मेरे प्रोग्राम में आते हैं तो ये सबसे शुरू की एक्सरसाइज होती है। सबसे पहले तो हम माइंडसेट देखते हैं कि लोगों की बिलीफ सिस्टम कुछ ऐसी होती है जिसकी वजह से वो पैसा अपने हाथ में रख ही नहीं पाते। वो ये सोच सकते हैं कि अमीर लोगों तो गलत काम करते इसलिए वो अमीर बन गए। अगर ऐसा है तो आप कभी अमीर नहीं बन पाओगे अगर आप ऐसी सोच रखोगे तो। फिर उसके बाद ये माइंडसेट पे थोड़ा काम करने के बाद में नेक्स्ट जो पहली चीज हमारी होती है वो ये होती है कि आप अपना खर्चे को नोट डाउन करना शुरू करिए डेली, और उसको बारे में सोचिए रोज कि ये जो मैंने आज खर्चा किया ये मेरी जरूरत थी या मेरी चाह थी। हुँ। ये जब तक अवेयरनेस नहीं आएगी तब तक भले ही हम 1 लाख महीने का कमा लें, 2 लाख कमा लें, 10 लाख भी कमा लें, खर्च करने में 1 मिनट नहीं लगेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। सेव हम तभी कर पाएंगे जब हम ये जानना शुरू कर लेंगे कि ये जो मैं खर्चा कर रहा हूँ ये मेरी चाह है या जरूरत है। बहुत बढ़िया बात कही आपने। तो ऑन दैट नोट अब मैं इस डिस्कशन को थोड़ा आगे बढ़ाती हूँ कि जैसे अब कोई आईफोन खरीदता है, आईफोन का लोग एग्जांपल देते हैं क्योंकि बहुत ही पॉपुलर चीज है। अब वही काम फोन से जो भी काम होते हैं वो एक उससे आधे दाम या उससे एक चौथाई दाम के फोन में भी आप कर सकते हो। बट अब किसी के लिए वो जरूरत है तो अगर आप वो फोन खरीद रहे हो, या फिर लोग कहते हैं कि अपना घर होना चाहिए, एक बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, ऐसे तीन चार जो चीजें हैं जो लोग महसूस करते हैं कि जो उन्हें ये फील कराती है कि वो सक्सेसफुल हैं। लेकिन कुछ कॉमन मिस्टेक्स हो जाती हैं हमसे, जिन्हें हमें लगता है कि हमारी जरूरत है, या हम अगर इस लेवल पे हैं तो हम ये अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फाइनेंशियल प्लानर के पास जाओगे तो वो बोलेगा शायद ये आपकी फाइनेंशियल मिस्टेक थी। तो आप कुछ वो कॉमन फाइनेंशियल मिस्टेक्स के बारे में बात कर सकते हैं जो ऑन एन एवरेज एक 30 साल की उम्र के बाद आपने नोटिस करी हो अपने ऑब्जर्वेशन में। मिस्टेक्स होती हैं, डेफिनेटली होती हैं, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में स्कूल्स में कॉलेज में ये तो सिखाया जाता है कि स्किल्स सिखाए जाते हैं कि इसके बेसिस पे हम पैसा कमाना शुरू कर लें। लेकिन पैसा आएगा तो उसको कैसे संभालना है, कैसे सेव करना है, कैसे खर्च करना है, कितना खर्च करना है, ये कोई नहीं सिखाता। अब कोई हम्म। सिखाता नहीं है तो या तो हम अपने जो पेरेंट्स से जो वो करते थे वो देखकर सीखते हैं, या कुछ वो बताते हैं उससे सीखते हैं, या सोसाइटी में हम देखते हैं नेबर्स वगैरह कुछ क्या करते हैं, या फ्रेंड सर्कल में। तो ऐसे ही रैंडमली हम सीखते हैं, कोई प्रॉपर वे में हमें नहीं सिखाता कोई। हम्म। तो अब ऐसे में गलतियां होना स्वाभाविक है, मतलब कि जी। कोई, अगर मैं तो कहूंगा कि कोई ठीक चीज हो जाए तो इंसान की किस्मत है, और नहीं तो चांस तो ज्यादातर ये कि गलती ही होगी। जी जी। और वो होती हैं गलतियां। एक गलती जो मैंने भी की, और जो ऑफिस में जाते हैं कॉर्पोरेट जो लोग होते हैं वो होती है कि जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने वाला होता है जनवरी फरवरी या मार्च में, तो ऑफिस में रिसेप्शन में आकर एक एजेंट बैठता है और वो कहता है कि आप टैक्स बचाने के लिए ये प्लान ले लीजिए। हम्म। और बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ, टैक्स क्यों पे करना, हम ये प्लान ले लेते हैं। हाँ और जी। वो बताता है कि इसमें आपकी सेविंग भी होगी, आपका इंश्योरेंस भी मिलेगा, और हम वो ले लेते हैं। और हम्म उसके बाद में 1-2 साल प्रीमियम पे करने के बाद में पता चलता है कि ये प्लान तो ना इंश्योरेंस ढंग से देता है ना सेविंग ढंग से देता है, और टैक्स तो हम बचा पा रहे हैं लेकिन जो हमारा मेन पर्पस था वो सॉल्व नहीं हुआ। हम्म। तो ये गलती हो जाती है। फिर दूसरी बड़ी गलती जो शुरू शुरू में ज़्यादातर लोगों को मैंने करते हुए देखा है, जब खासतौर पे जब वो अपना कैरियर स्टार्ट करते हैं, कि पहले हम पेरेंट्स से पैसा लेते थे और थोड़ा रिस्ट्रिक्शन होती थी, मांगना पड़ता था। अब अपने आप पैसा आता है मंथली, तो मन करता है कि ये भी चीज़ ले लें। एक वो आज़ादी मिलती है, वो आज़ादी का पूरा फ़ायदा उठाने का मन करता है, जो कि हम्म। गलत बात नहीं है उतनी। लेकिन वो इतना लंबा टाइम चल जाता है कि जब वो जिम्मेदारियां आती हैं, शादी होती है, बच्चे होते हैं, तब तक हमारे पास में कुछ बचता नहीं है कि, हम्म। और वो थोड़ा लेट हो जाता है। तो ये गलतियां मैंने बहुत कॉमनली होते हुए देखी हैं। और
फिर जब लेट इंसान सेविंग स्टार्ट करता है तो उसको ज़्यादा सेव करना पड़ता है और वो बड़ा हम्म मुश्किल हो जाता है। तो वो चक्रव्यूह बन जाता है जिसको तोड़ना जितना डिले किया जाए उतना मुश्किल और मुश्किल होता जाता है। लोग इसको पोस्टपोन करते हैं कि ठीक है मैं थोड़े टाइम बाद कर लूंगा, पर वो थोड़े टाइम बाद में और मुश्किल ही होता जाएगा, आसान नहीं होगा। हम्म। तो हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं इन चीजों को, मतलब हम कितना जल्दी इन्वेस्टिंग शुरू करें? और आपके हिसाब से कुछ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज बता सकते हैं जो एक शुरुआत कर रहा है कोई लाइफ में इन्वेस्टमेंट, तो वो कैसे करे? इन्वेस्टमेंट कब शुरू करना चाहिए? जितना जल्दी शुरू हो सके करना चाहिए, हम्म। क्योंकि आज की डेट में परिवार छोटे हो गए हैं बहुत। मतलब कि पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी, आज की डेट में न्यूक्लियर फैमिलीज, और न्यूक्लियर फैमिलीज भी, और लोग बल्कि सिंगल ही काफ़ी टाइम तक रहते हैं या जो भी है। तो सपोर्ट सिस्टम फाइनली हर एक, और जरूरत पड़ने पर ये नहीं हो पाता कि कोई आपको पैसा दे पाएगा। ये बहुत मुश्किल, मतलब कि किसी से पैसा मांगने में आपको भी झिझक होगी, और दूसरे की भी अपनी ज़रूरतें हैं उसके लिए भी पैसा आपको देना उतना ही मुश्किल रहेगा। तो हमें हर चीज़ के लिए खुद ही तैयारी करनी होगी, ये हमें समझना ज़रूरी है शुरू से ही। हम्म और एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है महंगाई या इन्फ्लेशन जो हम कहते हैं। हम्म। अम, आज की डेट में हमने बचपन से अभी तक देखा है, छोटे होते हम आइसक्रीम 5 रुपए की भी ले लेते थे, 10 रुपए की भी ले लेते थे। आज अगर हम मार्केट में आइसक्रीम लेने जाएं बच्चों को तो 100 रुपए तो लगे मिनिमम है उसके लिए गया। जी जी। तो आइसक्रीम वही है, लेकिन सोचिए पिछले 20 साल में ही वो 10 गुना उसका दाम बढ़ गया। हम्म। तो सेम वे जब कोई करियर अपना स्टार्ट करता है तो उसको ये सोचना होगा कि जब वो रिटायर होंगे, जब उनकी इनकम बंद होगी, तो पैसे की कीमत बहुत नीचे जा चुकी होगी, महंगाई बहुत बढ़ चुकी होगी, और उनको खुद ही उसमें अपना खर्चे निकालने होंगे। हम्म उसके लिए जितना जल्दी वो शुरू करेंगे उतना ठीक रहेगा। हम्म तो एक तो चीज़ मैंने बताई कि अपने एक्सपेंसेस नोट डाउन करने जरूरी हैं। उसमें ये देखना जरूरी है क्या ज़रूरत है, क्या चाह है। फिर जो चाह है उसको थोड़ा सा कम किया जाए, ज़रूरतें तो पूरी करनी ही करनी है। यस। और उसके बेसिस पे फिर ये जार सिस्टम जो मैंने बताया टी हार्वेकर का, उस वो फॉलो करना शुरू करें। और भले ही थोड़ी अमाउंट से स्टार्ट करें, लेकिन करें, स्टार्ट करें। डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये अनुशासन और डिसिप्लिन अगर फॉलो कर लिया तो मतलब कि सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। और अगर कभी किया कभी नहीं किया इन्वेस्ट, तो उससे प्रॉब्लम कहीं जाने वाली नहीं है, बल्कि और बड़ी ही होती रहेगी प्रॉब्लम। तो जब हम ये बात करते हैं कि जितना जल्दी हो सके तब शुरू करना चाहिए, फर्ज कीजिए कि आज कोई हमें सुन रहा है और वो सोचता है कि चलो ठीक है हम आज से शुरू करते हैं या अगले महीने से शुरू करते हैं, तो आप कोई 2 या 3 चीजें सजेस्ट कर सकते हैं? इमेजिन कीजिए उस बंदे की सैलरी 30,000 है। अगर किसी की सैलरी 30,000 है तो आप कितना परसेंटेज या कितना अमाउंट सजेस्ट करते हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करें, जिससे कि इट इज अ लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी फॉर इन्वेस्टमेंट और बंदे को प्रॉफिट भी हो? और अप्रोक्सीमेट एज कितना हम लेकर चल रहे हैं इस पर्सन की? 30 साल, 30,000 सैलरी। ओके, तो 30 साल की उम्र है। तो बेसिकली अभी उनको काम करते हुए 5 6 7 8 साल हाँ। हुए होंगे, इससे जी। ज़्यादा नहीं हुआ होगा। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं निकला है। अगर अभी तक नहीं भी सेविंग की, तो पहली चीज़ तो सेविंग की हैबिट और डिसिप्लिन बनाना ज़रूरी है। हम्म। जो लोग सेव नहीं करते उनके लिए आसान काम नहीं होता है, हम्म क्योंकि माइंडसेट जो लोगों का चलता है कि खर्चे उनका वो लगता है फिक्स है। सैलरी आई, इनकम आई, उसके बाद में खर्चे कर दिए, जो बचेगा वो सेव कर लेंगे। हम्म ये माइंडसेट होता है। ये माइंडसेट चेंज करने की जरूरत होगी। मतलब कि अगर कोई 1 महीने 2 महीने अपने एक्सपेंस नोट डाउन कर ले, उसमें से अननेसेसरी एक्सपेंसेस भी कट कर लें, तो उसके बाद में आइडिया लग जाएगा कि महीने का कितना खर्चा होना है मेरा। हम्म तो उस अब इनकम और खर्चे उम्मीद मैं करूंगा कि कम ही होंगे उनके इनकम से। तो जो डिफरेंस है, जैसे ही इनकम आए तो उतना अमाउंट सेव कर दें। हम्म। भले ही अभी उसको इन्वेस्ट नहीं करें, कहीं उसको ठीक जगह कहाँ लगाना है वो बाद की बात है, पहले हम्म सेविंग स्टार्ट करना जरूरी है। हम्म डिसिप्लिन से उतना अमाउंट
खर्चे करने से पहले उसको निकाल लें, उसको सेव कर लें अलग अकाउंट में। हम्म। तो पहली चीज तो सेविंग की हैबिट बनानी जरूरी है, और हम्म। इसको 6 महीने कम से कम डिसिप्लिन से करें। हम्म। जब ये हो जाए तो सबसे पहली चीज जो क्रिएट करनी चाहिए वो इमरजेंसी फंड क्रिएट करना चाहिए। हम्म। क्योंकि कोविड टाइम में हम लोगों ने देखा कि लोगों के काम बंद हो गए या कोई ऐसी जरूरत आन पड़ी, तो इमरजेंसी फंड हो तो इंसान के एकदम हाथ पांव नहीं फूलते हैं, उनको होता है कि ठीक है मैं इसमें से यूज कर सकता हूँ। तो सबसे पहले इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए, और इंश्योरेंस लेने चाहिए। एक तो लाइफ इंश्योरेंस, और लाइफ इंश्योरेंस में भी टर्म इंश्योरेंस। बहुत हम्म। सारे लोग लाइफ इंश्योरेंस यूलिप्स ले लेते हैं, जो मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि यूलिप्स में होता है कि रिटर्न मिलेगा। लेकिन इंश्योरेंस से अगर रिटर्न, इंश्योरेंस का काम रिटर्न देना नहीं है, इंश्योरेंस का काम है कि कभी कोई आपदा आ पड़ी तो उसके लिए आपको तब पैसे मिलेंगे। जैसे कि कार का अगर एक्सीडेंट होता है तो तभी पैसे मिलते हैं जो नुकसान हुआ है उसको कवर करने के लिए। हम्म। अदरवाइज कार का जो इंश्योरेंस का प्रीमियम है वो जाता ही है, कुछ आपको हाँ जी, वापस नहीं मिलता। बिल्कुल। तो सेम है, लाइफ इंश्योरेंस भी ऐसा ही होना चाहिए कि अगर भगवान ना करे अगर कोई डेथ होती है तो उस मतलब के पैसे मिलेंगे, अदरवाइज हमें उस पैसे की जरूरत नहीं है इंश्योरेंस की। तो उस पे एक बात पूछना चाहूंगी। अगर हेल्थ केयर भी आजकल ऐसा है कि आप, अगर आपके पास फैमिली है तो किसी को भी कुछ हो सकता है, खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो तो बहुत लोगों के पास, अगर कॉर्पोरेट में आप काम करते हो तो आपकी कंपनी इंश्योरेंस देती है, बट बहुत लोग प्राइवेट काम करते हैं जहाँ पे इंश्योरेंस का सिस्टम नहीं है। तो हम कैसे इंश्योर करें कि कल को अगर मतलब कुछ बीमारी हो फैमिली में या मुझे खुद को, तो वो भी कवर हो सके। प्लस आपने बोला टर्म इंश्योरेंस जो ऑब्वियसली हमारे लाइफ जाने के बाद इंश्योरेंस, फैमिली के लिए यूज होती है। हाँ जी। तो दोनों चाहिए। अभी मैं लाइफ इंश्योरेंस का बता रहा था, और नेक्स्ट मैं वही बात करने जा रहा था हेल्थ इंश्योरेंस का। जी। क्योंकि आज की डेट में हॉस्पिटल में जाना, भगवान करे किसी को ना ही जाना पड़े, लेकिन हमारी बॉडी है कभी डाउन हो सकती है किसी वजह से, और जैसे जैसे एज बढ़ती है प्रॉब्लम्स आनी है, वो शरीर में प्रॉब्लम आनी ही आनी है। तो अगर हॉस्पिटल में किसी को रहना पड़ता है तो बहुत महंगा है, बहुत ज़्यादा महंगा है। और हम्म। कोई बड़ी भी अगर बीमारी हो जाए तो लोगों को मैंने मतलब कि बैंकरप्ट होते हुए देखा है। बिल्कुल हम्म। ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि घर बेचना पड़ता है। और तो उसका एक ही इलाज सॉल्यूशन है कि हेल्थ इंश्योरेंस रखा जाए, कि कभी ऐसी हॉस्पिटल में जाकर इलाज करवाना पड़ रहा है, एडमिट होना पड़ रहा है, तो वो इंश्योरेंस कंपनी आपको वो खर्चा दे देगी। आपको अपना सेविंग्स या अपना घर से पैसा नहीं निकालना पड़ेगा। आपको एक डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा कि हर महीने आपको वो प्रीमियम देना है हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। वो हम्म। थोड़ा मुश्किल लगता है कि लोग क्या सोचते हैं कि नहीं मैं तो अभी हेल्दी हूँ तो मुझे नहीं है जरूरत। और हम्म। आपने जॉब वाले लोगों की बात की, उनको मिलता है कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस, और हाँ। उनको भी मैं कहता हूँ कि आप अपना अलग से हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए। क्योंकि जॉब आज है, हो सकता है कभी ऐसी भी सिचुएशन हो कि जॉब ना हो, आप अपना कुछ काम करना चाहते हो, या हम्म। जॉब्स आप स्विच कर रहे हो, इन बिटवीन आपके पास में नहीं है इंश्योरेंस, प्रॉब्लम कब आनी है वो तो कभी पता नहीं होता ना। सही तो बात, हाँ। अगर उस टाइम पे अगर प्रॉब्लम हुई तो हेल्थ इंश्योरेंस अपना होना जरूरी है। आप हम्म। कंपनी पे डिपेंड ना करें इसके लिए। बिल्कुल। हेल्थ इंश्योरेंस मतलब लाइफ इंश्योरेंस के अलावा हेल्थ इंश्योरेंस भी एक बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि हॉस्पिटल और मेडिकल इन्फ्लेशन इज़ वेरी हाई, वेरी हाई। हम्म। आपने एक और बात की कि इमरजेंसी फंड होना चाहिए। तो अब मुझे पता है इमरजेंसी फंड क्या होता है, बट फिर भी आप दर्शकों के लिए एक बार बताइए इमरजेंसी फंड किसे कहते हैं हम। इमरजेंसी फंड मतलब कि आलो नाम से ही पता चल जाएगा कि कभी इमरजेंसी पड़ी है तो हम उस फंड को यूज़ करेंगे, हम्म। अदरवाइज हम उसको टच नहीं करेंगे। और ये वैसे तो हमने दो तीन इमरजेंसीज की बात की। एक तो डेथ के केस में हमारे पास में लाइफ इंश्योरेंस मिल जाएगा, और अगर हेल्थ कभी डाउन होती है, हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, तो हेल्थ इंश्योरेंस से मिल जाएगा। लेकिन कोई ऐसी आपदा हो सकती है जिसमें कि इसके अलावा भी कोई हो सकती है, हम्म। जिसमें हमें मतलब कि खर्चा निकालना है महीने का। तो वो कैसे निकाला जाए? तो इमरजेंसी फंड उस पर्पस के लिए है। और इमरजेंसी फंड इतना होना चाहिए कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो 6 से 12 महीने का खर्चा आप निकाल पाए। कि मान लीजिए
भगवान न करे अगर जॉब चली गई है किसी वजह से, आजकल ले ऑफ्स काफी कॉमन हो गए हैं प्राइवेट सेक्टर में, हम्म। तो अगर जॉब चली गई है तो नई जॉब ढूंढने में 3 4 5 6 महीने लग सकते हैं। तो ऐसा ना हो कि आपके पास महीने का खर्चा निकालने के लिए पैसे ना हो, तो वो हम्म। खर्चा निकालने के लिए वो 6 से 12 महीने का खर्चा आप इमरजेंसी फंड में रखिए। और अगर आप बिजनेस करते हैं या कुछ अपना काम करते हैं जिसमें रेगुलर इनकम नहीं है, तो आपके पास लगभग 2 साल का होना चाहिए इमरजेंसी फंड, 2 साल का हम्म। खर्चा निकालने का। क्योंकि बिजनेस में भी साइकिल्स आती हैं, और कोविड टाइम में हमने देखा बहुत सारे बिजनेसेस बिल्कुल बंद हो गए, हम्म। और अब घर का खर्चा तो निकालना ही है, तो उसके लिए इमरजेंसी फंड चाहिए। ओके, तो हम उसी बंदे पे आते हैं जिसकी उम्र 30 साल है और उसके पास 30,000 उसकी मंथली इनकम है। तो अगर हम 3 लाख का अमाउंट रखें, जो वो एक अच्छा अमाउंट है इमरजेंसी फंड के लिए, इमेजिन कीजिए कि उन्होंने सेव कर लिया। उसके खर्चे के हिसाब से देखना होगा, हाँ, महीने आई का मीन, खर्चा कितना है। जैसे आपने तो कहा ना 6 महीने का तक आप खर्चा निकाल सको, अगर आप उतना भी नहीं कर सकते तो अगर आपका 15,000 खर्चा है तो ऑब्वियसली आप उतना कर सको कि एटलीस्ट 90,000 या या लाख ऐसा कुछ। जी जी। अगर एक बार आपके पास उतना अमाउंट है, उस अमाउंट को उनको अपने पास रखना चाहिए या एफडी करना चाहिए, या मतलब उस अमाउंट को कैसे सिक्योरली रखा जाए, वो बताइए। उसको एफडी एफडी में करवाइए, वो बेस्ट है। क्योंकि हम्म। एफडी, और एफडी अच्छे बड़े बैंक में करवाइए। हम्म। कुछ छोटे बैंक्स होते हैं जो थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा देते हैं, तो हम्म। ऐसे, या कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, वो कई बार कहती हैं कि ठीक है आप हमारे यहाँ पैसा रख दीजिए, हम आपको अच्छा इंटरेस्ट दे देंगे। हम्म। ऐसी जगह पर मत करिए, क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक्स और स्मॉल बैंक्स कई बार आरबीआई कवर नहीं होते, तो अगर कुछ दिक्कत हुई बैंक वगैरह में तो आपका पैसा फंस जाएगा। वो कब हम्म। मिलेगा, मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो बड़े बैंक्स जो हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, या आईसीआईसीआई बैंक, या एचडीएफसी बैंक, इनकी आरबीआई बैकिंग है, तो ऐसे बैंक्स में एफडी करा दीजिए, तो वही बेस्ट है। ओके। अब मेरा एक दूसरा सवाल है कि ज्यादातर लोगों के पास बाय द टाइम उनकी जॉब होती है, या अगर उनकी शादी हो चुकी है या लगभग होने वाली है, उस समय तक एक ना एक या दो लोन हमारे सर पे हो जाता है। एक आम आदमी की बात कर रही हूँ, मिडिल क्लास इंडिविजुअल। या तो वो एजुकेशन लोन रहा होगा, या तो फिर कि आप अब सेटल हो रहे हो तो घर ले लो, तो आपके पास होम लोन है, या किसी भी टाइप का लोन अगर चल रहा है। तो आप कैसे सजेस्ट करते हैं कि हम जो लोन का अमाउंट दे रहे हैं वो, और अपने जो फाइनेंशियल गोल हैं, उन दोनों को हम कैसे मैनेज करके चलें? क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये थॉट होता है कि नहीं, पहले जो कर्जा लिया है वो उतारना है, तो मतलब जितना भी अमाउंट आया बेसिक चीजें करी और सारी चीजों से अपना डेट क्लियर कर रहे हैं। लेकिन आप कहते हैं कि नहीं, हमें फाइनेंशियल गोल्स भी ध्यान में रखने चाहिए, तो कैसे कैसे मैनेज करें? लोन उतारना ही एक गोल बन सकता है, तो उसको एक बिल्कुल। गोल बनाया जा सकता है कि उसके हिसाब से हम सेव करना शुरू करें, तो जी। वो एक स्ट्रैटेजी होती है। और अगर हम प्लानिंग करके चलेंगे, तो अगर कभी लोन लेना भी पड़ा तो उसके लिए भी प्लान करेंगे कि उसको कैसे, कोई भी लोन लेने के टाइम एक दिमाग में थॉट चलनी चाहिए, विचार चलना चाहिए कि ये लोन मैं कैसे उतारूंगा। ये हम्म। हमेशा ध्यान, लोन लेने के टाइम ध्यान करना चाहिए। और ओके। अगर पहले नहीं सोचा और लोन अभी है, उस केस में अगर 2 3 लोन हैं, तो हमें ये देखना चाहिए कि सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट वाला लोन कौन सा है, हम्म। सबसे ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट किस में जा रहा है, तो वो लोन सबसे पहले उतारिए, ओके। उसको सबसे पहले उतारना है। क्योंकि इंटरेस्ट एक ऐसा चीज है जो कि मतलब कि आप को मतलब कि अपना खून पसीने की कमाई दे रहे हैं, और उसमें कोई बेनिफिट नहीं होने जा रहा है, वो आपका नुकसान है। इंटरेस्ट जब मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है, देना पड़ता है तो मतलब कि नुकसान है। बिल्कुल। हम्म। तो अ, अगर 2 3 लोन हैं तो उस हिसाब से। और एक्चुअली लोन्स के मामले में मैं कहूँगा कि लोन हमेशा बुरा नहीं होता। देर आर गुड लोन्स एंड देर आर बैड लोन्स। हम्म। तो गुड लोन्स मैं उनको कहूंगा जिसमें आपने लोन लिया और एक असेट में इन्वेस्ट किया। जैसे कि होम लोन लिया जाता है, जी। तो आपका एक असेट अगर घर बना, तो वो घर का टाइम के साथ में प्राइस एप्रिसिएशन होगा। हाँ जी। तो मेरे अपने केस में मैंने
बहुत करियर में बहुत जल्दी घर ले लिया था। बाय द एज ऑफ 25 आई हैड बॉट ए हाउस। ओह। और लकीली फिर रियल एस्टेट बूम आया, और मैंने पहला घर बिना किसी लोन के लिया था। फिर वो उसके बाद में मैंने दूसरा घर लिया, उस टाइम में लोन लिया। तो वो घर तो मैंने जब लिया था तो वो 23 लाख का लिया, जो दूसरा घर लिया, और उसमें 16 लाख का लोन था। हालांकि लोन उसके हिसाब से काफी ज्यादा था। हम्म। लेकिन हुआ क्या कि वो रियल एस्टेट का बूम आया, और 10 साल में वो 16 लाख का जो घर था वो 1.25 करोड़ का हो गया। हम्म। लोन तो लेकिन कितना रहा, 16 लाख, और बल्कि मैं पे करता रहा तो और कम हो गया, वो दस हम्म। लाख तक हो गया। तो 1.25 करोड़ में से 10 लाख का लोन ज्यादा नहीं लगता। बिल्कुल। तो दिस इज व्हाट आई विल कॉल एज अ गुड लोन। गुड लोन, हाँ। लेकिन कुछ बैड लोन्स होते हैं। बैड हम्म। लोन्स जैसे कि अगर आपने लोन लिया आईफोन लेने के लिए या कार लेने के लिए, अब ये जो चीजें हैं ये कभी वैल्यू में बढ़ेंगी नहीं। हम्म। आपने जैसे ही ये चीज ली, इसकी वैल्यू कम होनी शुरू हो जाएगी, बिल्कुल। और लोन तो आपका उतना ही रहेगा। और हम्म। जो वैल्यू इन चीजों की कम होगी, आपके लोन से फास्ट कम होगी। हम्म। हम्म। तो दैट इज बैड लोन, कि आपने चीज ऐसी ली जिसकी वैल्यू कम हो रही है, और लोन भी आपका है, दोनों चीजों में आपका नुकसान हो रहा है। हम्म। तो गो फॉर गुड लोन्स। और होम लोन लेने में तो एक और बेनिफिट होता है कि आपको टैक्स सेविंग बेनिफिट भी मिलता है। हम्म। हम्म। तो आप टैक्स भी बचाएंगे अपना। उसके अलावा आपका अगर प्रॉपर्टी अप्रिशिएट हो रही है, वो एक और आपका एसेट बन रहा है। तो हम्म। लोन लेते हुए ये भी सोचें कि आप गुड लोन ले रहे हैं या बैड लोन ले रहे हैं। और अगर हम्म। बैड लोन ले चुके हैं तो उसको पे ऑफ करने का अपना गोल बनाएं। और जो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट वाला लोन है, उसको पहले ख़त्म करें। क्रेडिट कार्ड लोन्स आर वेरी एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव। हम्म। फिर पर्सनल लोन उसके नेक्स्ट लेवल पे आते हैं। और अगर कोई चीज़ गिरवी रख के जैसे गोल्ड लोन या होम लोन लिया है, वो सबसे सस्ते लोन होते हैं, तो हम्म। उनको थोड़ा टाइम भी दिया जा सकता है। लेकिन क्रेडिट कार्ड लोन तो आपको जितना जल्दी हो सके खत्म करना है। गॉट इट। और अगर आजकल तो आप अगर जैसे आपको कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेना है, स्पेशली होली दिवाली, इन सब में होता है कि आप जाते हैं एंड आपको लगता है अच्छा अभी बहुत गर्मी आ गई है, घर में एसी होना चाहिए क्योंकि बहुत गर्मी है। फिर आपने एसी खरीदा, फिर आपको लगता है एक साथ इतना देने से मतलब ये देना भी चाहिए या नहीं, तो फिर वो दुकान वाला आपके पास आएगा, बोलेगा ये 0% प्रोसेसिंग है, कोई एडिशनल वो नहीं है, बट यू कैन पे इट इन 6 मंथ्स। तो आपके हिसाब से इन दैट केस भले ही वो हमारी जरूरत नहीं है, चाहत है, हम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन्वेस्ट एज इन खर्च कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो डिसीजन ये लेना कि एसी लेना है या नहीं लेना। अगर एसी की बहुत ज़रूरत लग रही है और आप अफोर्ड कर सकते हैं तो एसी लीजिए, हम्म। बिल्कुल लीजिए। और अब नेक्स्ट डिसीजन ये आता है कि ईएमआई पे लें या ना लें। हाँ। करेक्ट। ईएमआई पे लिया जा सकता है, हम्म। लेकिन उसमें डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन इन हम्म। द सेंस कि ईएमआई में लगता है कि चलो हर महीने हम छोटा छोटा अमाउंट देंगे, फिर हम्म। 2-3 महीने बाद में लगता है कोई और चीज़ नज़र आती है, उस पर भी मन आ जाता है। तो हाँ। ऐसे करते करते हमारे खर्चे बहुत बढ़ जाते हैं। हम्म। इसलिए जो बड़े लोग हैं वो मतलब कि एटलीस्ट मेरे पेरेंट्स कभी भी ईएमआई में चीज़ लेने में विश्वास नहीं करते थे। वो कहते थे कि बिल्कुल। अभी खर्चा कर दो, ताकि पता रहेगा कि हमने कितना खर्चा किया। हाँ हाँ। अगर ईएमआई अगर 0% ईएमआई मिल रही है, जीरो प्रोसेसिंग फी पे मिल रही है, तो फिर उसको लिया जा सकता है। आप थोड़ा उसमें पैसा बना लेंगे अपना इंटरेस्ट की इनकम में। लेकिन हम्म। उसका फायदा तभी है अगर आप वो डिसिप्लिन रख पाए कि नहीं, अब मुझे कोई और खर्चा अगले 1 साल तक नहीं करना है जब तक कि मेरी ये ईएमआई कंप्लीट नहीं हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो नहीं रख सकते तो फिर वो मत लीजिए, ईएमआई मत लीजिए। हम्म। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है। तो अभी तक हमने बहुत सारी खर्चे की बात करी, और अगर किसी के पास लोन है या कोई उधार है तो उसे जल्दी चुकाएं, अच्छा लोन है या बुरा लोन है वो सोचें, डिपेंडिंग ऑन कि आपका इंटरेस्ट रेट कितना है। क्रेडिट कार्ड का अगर अमाउंट आ रहा है तो डिसिप्लिन से उसको पे करें। तो ये सब खर्चे कम करने की या फिर उन्हें अवॉइड करने की बात हो गई। अब अगर मैं आपसे पूछूं, कुछ क्रिएटिव तरीके आप बता सकते हैं जो कि एक यंग अडल्ट यूज करके अपने अपनी इन इनकम को इंक्रीज कर सके, या हम अपनी आय को बढ़ा सकें, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप?
सबसे पहली चीज तो क्रिएटिव, जो सबसे बड़ी चीज जो मैं लोगों को कहता हूँ कि इनकम बढ़ाने का सबसे बड़ा तरीका तो यही है कि खर्चा कम कर लोगे तो इनकम ऑटोमेटिकली बढ़ गई एक हाँ, तरीके उसके से। बारे में हमने बात करी तो जी। वो तो हमने कर ली बात। उसके अलावा आज की डेट में सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम रखना बहुत ज्यादा रिस्की है, बहुत ज्यादा हम्म। रिस्की है। हम्म। क्योंकि टाइम इतनी जल्दी चेंज हो रहा है। अगर कोई टेक्नोलॉजी फील्ड में जॉब कर रहा है तो टेक्नोलॉजीज इतनी जल्दी चेंज हो रही हैं, एआई आ रहा है, तो जॉब कब तक रहेगी कब नहीं रहेगी कोई नहीं बता सकता। जॉब्स हम्म। जा सकती हैं। और कोई बिजनेस में है, अगर कोई फ्रीलांसर कंटेंट क्रिएटर है, तो आज की डेट में तो एआई, चैट जीपीटी आपके लिए कंटेंट भी क्रिएट कर देगा, तो बिल्कुल। उनका बिजनेस खतरे में आ सकता है। तो कोई भी श्योरिटी नहीं है। तो एक हम्म। सोर्स ऑफ इनकम रखना बहुत ही खतरनाक है। लगे आज आपको पैसे मिल रहे हैं उस बिजनेस में, कल मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, साल बाद मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कुछ नहीं कह सकते। तो हम्म। सेफ्टी के लिए ये जरूरी है कि आज की डेट में हम तीन चार कम से कम सोर्सेज ऑफ इनकम बनाएं, ताकि अगर एक सोर्स ऑफ इनकम बंद भी हो जाए किसी वजह से तो बाकी सोर्सेज ऑफ इनकम चलते रहे। हम्म। तो ये बहुत ज़रूरी है। अ, आज का जो टाइम है वो डिजिटल और इंटरनेट का है, तो बहुत ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों को सीखें और इसमें से पैसा बनाने का तरीके देखें। क्योंकि आने वाला जो टाइम है वो इंटरनेट का है, तो जॉब्स भी लगभग इंटरनेट रिलेटेड ही रहेंगी। तो हम्म। आप और मैं जानते ही हैं कि सोशल मीडिया पे कंटेंट डालकर, एडवर्टाइजिंग करके और कोर्सेज बनाकर उनको सेल करके पैसे बनाए जा सकते हैं। तो सबको, अब हर एक को किसको क्या सूट करेगा वो हर एक का अब खुद देखना होगा। लेकिन ये एरियाज ऐसे हैं जो जिसमें फ्यूचर है, जिसमें भविष्य में बहुत ज़्यादा काम मिलने वाला है। तो ये स्किल्स को डेवलप करें और एक सोर्स ऑफ इनकम पे रिलाई ना करें। बिल्कुल। तो डिपेंडिंग ऑन कि किसके अंदर क्या खूबी है, उसको सोच करके हम ये देखें कि हम उसे इस्तेमाल करके और एक इनकम का सोर्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, अभी जो भी हमारे बिल्कुल, पास एग्जिस्टिंग इनकम का सोर्स है। बहुत बिल्कुल, सारे लोग इंडिया में कहते हैं कि एक घर में बनाकर उसको रेंट पे दे दो तो एक कांस्टेंट इनकम आती रहेगी। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, अगर हम वो सोचें कि एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं कि हमने लोन लिया या जो भी हमारे पास बड़ा अमाउंट है उसे लेकर के एक घर खरीदा या कमरे बनवा दिए फिर उनको हमने रेंट पे डाला, आपके हिसाब से वो एक अच्छा ऑप्शन है? वो एक ऑप्शन है। अच्छा, उसके अपने प्लस और माइनस है। प्लस तो हम्म। आपने बताया कि मतलब कि एक सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है। एक जो नेगेटिव मैं आपको बताऊंगा वो ये कि उसमें रिटर्न बहुत कम है। हम्म। कि आप मान लीजिए कि घर लेते हैं 1 करोड़ का और उसमें से रेंट आपको मिलेगा 25,000 रुपये महीने का। तो हम्म। अगर आप परसेंटेज वाइज देखेंगे तो वो काफ़ी कम परसेंटेज बन जाती है। हम्म। उससे बेटर परसेंटेज आपको फिक्स डिपॉजिट में मिल सकती है। हम्म। तो खाली रेंट के हिसाब से मत कीजिए। ये भी देखिए कि वो प्रॉपर्टी का एप्रिशिएट, उसका दाम बढ़ने का कितना चांस है। हम्म। जब दोनों का कॉम्बिनेशन होगा कि उसका दाम भी बढ़े और आपका मतलब कि रेंट भी आता रहे उससे, वो कॉम्बिनेशन देखना जरूरी है। अगर हम्म। कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जिसका दाम बढ़ने के चांस नहीं है आगे और आपको रेंट मिल रहा है, तो उसमें ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। ओके। ओके। तो एक ये हो गया कि हम घर खरीद रहे हैं तो ये बातों का ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली अगर हमें रेंट पे उठाना है। दूसरी चीज आपने कही कि आप अपनी खूबियां देखो और उसके हिसाब से एक दूसरा सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करो, शायद वो डिजिटल मार्केटिंग यूज करके या किसी भी तरह से आप टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं। तीसरी बात अगर मैं आपको पूछूं कि ट्रेडिंग और स्टॉक्स एक बहुत ही बज़वर्ड होता है, बहुत लोग बहुत सारे पैसे कमाते हैं और बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि उन्होंने सब कुछ गवा भी दिया। तो अगर उसमें हम ट्राई करना चाहें कि हम धीरे धीरे करके छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकें, लाइक निफ्टी 50 में या ईटीएफ में या गोल्ड में या बॉन्ड्स में, उसके उसके ऊपर थोड़ा बताइए। बिल्कुल। बहुत अच्छी चीज़ पूछी है आपने। और बहुत से लोग मेरे पास में आते भी हैं इस चीज़ के लिए पूछने के लिए। तो दो चीज़ें हैं स्टॉक मार्केट में जो की जा सकती हैं। एक होता है इन्वेस्टिंग और दूसरा हम्म। होता है ट्रेडिंग। इन्वेस्टिंग का तो मतलब हो गया कि
आपने पैसा कुछ है आपके पास है, आप सेव कर रहे हैं, आपने उसमें लगाया, और एक गोल है आपका 3 साल, 5 साल, 10 साल बाद का या 20 साल बाद का, उसके लिए आपने छोड़ दिया उसमें हम्म लगाकर। दूसरी चीज होती है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग मतलब कि बहुत फास्ट डिसीजन लेना होता है। मेरे को लगता है कि इसका दाम बढ़ेगा, और 2 दिन बाद में मैं देखता हूँ दाम बढ़ गया, प्रॉफिट निकाला, और मतलब कि वो हमारा प्रॉफिट आ गया हाथ में, पैसे आ गए हाथ में। वो बहुत ही मुश्किल काम है, जोखिम जोखिम भरा भरा। काम है। जी। तो और 99% जो लोग हैं वो नहीं कर पाते इस चीज को ठीक से, हम्म। और पैसा गंवाते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि देखने में आसान लगता है, जब करने बैठते हैं तो पैसे के साथ में इमोशंस आने शुरू हो जाते हैं। अगर हम्म आपको प्रॉफिट मिलना शुरू होगा तो लालच आना शुरू हो जाएगा, और अगर नुकसान होना शुरू होगा तो डर आना शुरू हो जाएगा। दोनों हम्म ही सिचुएशन में जो डिसीजन मेकिंग होती है वो बहुत मुश्किल हो जाती है। लालच में भी अगर डिसीजन कोई लिया तो वो भी ठीक नहीं जाएगा, चांसेस ज़्यादा है, और अगर डर से कोई डिसीजन लिया वो भी ठीक नहीं जाएगा। हम्म। तो इस वजह से ट्रेडिंग मैं रेकमेंड नहीं करता। अगर किसी को करनी है तो इट इज़ वेरी स्ट्रेसफुल, और बहुत मतलब कि स्किलफुल जॉब है। इसको हम्म कर जितना आसान लगता है देखने में, उससे बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल है। तो मैंने खुद करके देखा है, और मुझे पता है ये बहुत मुश्किल है। तो इन्वेस्टिंग मैं रेकमेंड करता हूँ, और इन्वेस्टिंग भी मैं रेकमेंड करूँगा कि म्यूचुअल फंड्स में करिए, या ईटीएफ्स होते हैं उनमें करिए। स्टॉक्स, अगर एक स्टॉक चुनकर आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। वो कंपनी हम्म आज है, कल हमने ये सत्यम में देखा, यस बैंक में देखा, जेट एयरवेज में देखा, किंगफिशर एयरलाइंस में देखा, बड़ी बड़ी कंपनीज जो हम्म थी, और एकदम से आया कि लगे उसमें शेयर उनका बिल्कुल डूब गया। और जब हम्म वो शेयर डूब रहा होता है, मैं बता रहा हूँ, अगर हमारे पैसे उसमें लगे हुए हैं हम उसमें से पैसे निकाल भी नहीं पाएंगे, लगी ऐसी सिचुएशन हो जाती है। राइट राइट। तो इन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करिए, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू करिए, ईटीएफ्स के थ्रू करिए। और अगर किसी स्टॉक में करना भी है तो कम से कम 10-15 स्टॉक का अपना पोर्टफोलियो बनाइए, ताकि हम्म अगर एक आधा कंपनी कोई जाती भी है, डूबती भी है, तो आपका पूरा पैसा ना डूबे। हम्म। तो जनरली आप सजेस्ट करते हैं कि लोग ये काम अपने से भी कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सीख के समझ के किया जा सकता है, या फिर हमें हमेशा एक फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लेकर करना चाहिए इन्वेस्टमेंट? जो खुद के लिए इन्वेस्ट करना है, अगर म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं तो म्यूचुअल फंड सीखना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, खुद से सीखा जा सकता है। और ईटीएफ्स वगैरह में भी खुद से इन्वेस्ट किया जा सकता है। और अगर मतलब कि स्टॉक्स वगैरह में इन्वेस्ट करना है तो खुद लर्निंग करनी पड़ेगी। आपको बैलेंस शीट देखनी आनी चाहिए कंपनी की, आपको कंपनी के बारे में पूरा पता होना चाहिए, अंदर की खबर क्या है और बाहर मार्केट में उसका कैसा चल रहा है। हर क्वार्टर में जो रिजल्ट्स आते हैं उसको आपको ट्रैक करना होगा। इट इज़ लाइक वेरी वेरी टाइम कंज्यूमिंग, और आपको बहुत रिसोर्सेज लगाने पड़ेंगे। तो इस हम्म वजह से मतलब कि स्टॉक स्पेसिफिक मैं रेकमेंड करता हूँ कि ना किया जाए। और जो म्यूचुअल फंड्स वगैरह का है उसकी लर्निंग ली जा सकती है, और वो लर्निंग के बेस पर आप खुद अपना कर सकते हैं। अगर फाइनेंशियल एडवाइजर से भी करवानी है तो पहले थोड़ा खुद अगर लर्निंग होगी तो आप फाइनेंशियल एडवाइजर से भी ठीक से काम करवा पाएंगे। हम्म अदरवाइज आपका ब्लाइंड फेथ होगा फाइनेंशियल एडवाइजर पे। अगर वो ठीक काम करके देगा तो ठीक है, अगर वो ठीक नहीं भी करके देगा तो आपको पता नहीं होगा कि वो मेरे लिए ठीक है या नहीं। तो हम्म। खुद की लर्निंग डेफिनेटली करनी चाहिए। और खुद सीखने के लिए दो तीन रिसोर्सेज आप बता सकते हैं कि जिनसे हम सीख सकते हैं? देखिए, वैसे तो आज की डेट में यूट्यूब पर सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो यूट्यूब पर बहुत चैनल्स हैं। ज़ीरोधा जो कंपनी है वो बहुत फ्री एजुकेशन, तो इन्फॉर्मेशन तो अवेलेबल है यूट्यूब पर काफ़ी। लेकिन वो इन्फॉर्मेशन में से कैसे अपने लिए यूज़ करना है, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है, वहाँ थोड़ा सा डर लगने लगता है, क्योंकि आपने मेहनत से पैसा कमाया है, कहीं कोई गलती ना हो जाए उसमें, कहीं पैसा ना डूब जाए, वो एक डर रहता है। मुझे भी था, और आगे जो लोग करेंगे उनके लिए भी रहेगा। तो एक
जो चीज़ कर सकते हैं कि किसी मेंटर से जुड़ जाएं, थोड़ा पैसा आप उसको देंगे सीखने के लिए, लेकिन उसकी गाइडेंस में अगर करेंगे तो आपको एक श्योरिटी रहेगी कि हाँ कोई है जो पहले कर चुका है, जो जानता है, और मैं उसके साथ में जुड़कर कर रहा हूँ। तो हम्म। वो काफ़ी मदद करता है उसमें। लेकिन जो नई जनरेशन है वो काफ़ी टेक सेवी है, वो खुद अपना करते भी हैं। तो मतलब कि छोटे से स्टार्ट करिए, बहुत ज़्यादा रिस्क मत लीजिए, लर्निंग करिए, और खुद हम्म। लर्निंग कर सकते हैं, और हम्म। वो लर्निंग से खुद कर पाएंगे। तो वो सेल्फ लर्निंग भी की जा सकती है, लेकिन कोई अगर मेंटर आपको पूरा सिखा दे तो उससे आपका काम फास्ट हो जाएगा, आपका रिस्क भी कम रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। जाने से पहले मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। आप आजकल हर एक चीज के लिए एक ऐप है, मतलब आपको खाना मंगाना है एक ऐप है, आपको म्यूजिक सुनना है एक ऐप है, लाइक लिटरली फॉर एवरीथिंग। तो फाइनेंस मैनेज करने के लिए कोई टूल या ऐप आप रिकमेंड करते हैं जैसे आपने यूज किया हो या आपने देखा हो अपने क्लाइंट को, जिससे कि हम अपने पैसे को मैनेज भी कर सकें एंड वी कैन स्टे ऑन ट्रैक? आप ऐसा कुछ रिकमेंड कर सकते हैं? अलग से ऐप यूज करने की बजाय हम्म। अगर कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो ब्रोकर्स हैं जो जैसे ज़ीरोधा हो गया या ग्रो हो गया, या हम्म। एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी वालों की भी जो ब्रोकर्स हैं, तो वो ऐप प्रोवाइड करते हैं। उस ऐप में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड। हम्म। लेकिन बेस्ट ये रहेगा, ऑल्दो आज की डेट में तो हम ज़्यादातर डिजिटल वे में पे करते हैं, या तो क्रेडिट कार्ड से या यूपीआई से करते हैं, तो हमारे एक्सपेंसेस सारे उसमें आ जाते हैं। यस। लेकिन वो ऐप हमारे एक्सपेंसेस के बारे में जानती है। हम्म। मेन है कि हमें जानना है, और हम ऐप पर जाएंगे फिर देखने की कोशिश करेंगे तो वो आसान काम नहीं होता। तो मैं तो ट्रेडिशनल वे में सजेस्ट करता हूँ कि रोज अपने खर्चे को एक नोटबुक में लिखिए, क्योंकि जब हम लिखते हैं चीज तो हमारे अंदर उसका कनेक्शन बनता है कि हाँ मैं क्या कर रहा हूँ। और हम्म। फिर हमारे सामने ये क्वेश्चन भी आएगा कि मैं ये जो कर रहा हूँ ये मेरी चाह है या चाहत है या जरूरत है, ये जरूरत है? जरूरी भी है या नहीं है। वो तभी जी। आएगा जब आप लिख रहे होंगे उसको। ऐप हम्म। में देखने से वो नहीं आएगा। हम्म। तो ऐप हैं अवेलेबल, ग्रो की ऐप हो गई या जीरोधा की ऐप हो गई, उसमें आपको अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स का मिल जाएगा। ऐसे ही हम्म। एक्सपेंस ट्रैकिंग ऐप्स भी हैं। अगर आप पेटीएम यूज़ करते हैं तो पेटीएम में सारा आपको मिल जाएगा, क्रेडिट कार्ड हम्म। यूज़ करते हैं तो क्रेडिट कार्ड की सारी स्टेटमेंट मिल जाती है आपको। हम्म। वो ऐप्स हैं। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप इसको लिखें, लिखकर आपका दिमाग में आपका, और वो माइंडसेट हमें चेंज करना बहुत ज़रूरी है, वो तभी होगा जब आप लिखेंगे। हाँ, जैसे आपने दो तीन बार माइंडसेट के बारे में बात की, एग्जैक्टली क्या माइंडसेट होना चाहिए जिससे कि हम ये इनकम और डेट के ट्रैप से बाहर निकल के वेल्थ जनरेशन के ऊपर काम कर सकें? किस टाइप का माइंडसेट होना चाहिए? पहली चीज़ तो पैसा बुरी चीज़ नहीं है। क्योंकि हम्म। हमें छोटे होते लेकिन एटलीस्ट मेरे परिवारजनों में तो ये कहा जाता था कि ज़्यादा पैसे की ज़रूरत क्या है, हम्म। मतलब कि हमें कोई लालची थोड़ना है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं वो लालची हैं। आप हम्म। ज़्यादा पैसा इसलिए भी कमा सकते हैं कि आप दूसरों की मदद ज़्यादा कर सकें। हम्म। अगर आपके पास पैसे ज़्यादा नहीं है तो आप लोगों की मदद ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, अगर आपके पास ज़्यादा पैसे होंगे तो आप ज़्यादा मदद कर पाएंगे। बिल्कुल। तो हमें ये जानना जरूरी है कि माइंड में अपना चेंज करना चाहिए कि अगर हम ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं तो हम लालची नहीं हैं। हम्म। और कई लोग कहते हैं कि पैसा पेड़ पर नहीं उगता, पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत। तो वो भी माइंडसेट में चेंज की जरूरत है कि अगर आप स्मार्ट वे में काम करेंगे तो कम काम करके भी आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। हम्म। अगर ज़्यादा मेहनत करने से ही हम लोग देखते हैं रोड पर रिक्शा पुलर्स या और मेहनत करते हैं, मजदूर कितनी मेहनत करते हैं लेकिन उनको पैसा कम मिलता है। लेकिन वही कई लोग एसी ऑफिस में बैठते हैं, कंप्यूटर पे थोड़ा टाइम काम करते हैं, उनको पैसा ज़्यादा मिलते हैं। तो क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है कि आप काम क्या कर रहे हैं, उसके हिसाब हम्म। से आपको पैसे मिलेंगे। हम्म। आप दूसरों की ज़िंदगी में वैल्यू कितना दे पा रहे हैं उसके हिसाब से आपको पैसा मिलेंगे। तो पैसे के बारे में ये सोचें, चेंज करना बहुत ज़रूरी है। फिर जो हम खर्चा कर रहे हैं ये हमारा चाह है या ज़रूरत है, इसके लिए अवेयरनेस डेवलप होनी ज़रूरी है। मैं इसलिए लिखने का रेकमेंड करता हूँ कि हम अवेयर हो जाएं इस चीज़ के लिए। जब हम अवेयर होंगे, हम जागरूक होंगे उस चीज़ के लिए, तभी हम उसके लिए कुछ एक्शन ले पाएंगे।
अगर बहुत सारी चीजें तो हम वो जागरूकता ही नहीं है हमारे बारे में कि वो हमारी चाह है या जरूरत है। हम्म। मैं स्विगी से खाना मंगवा रहा हूँ, वो मेरी चाह है या जरूरत है? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तबीयत खराब है तब खाना मंगा रहे हैं या फिर ऐसे ही ऐसे या मेरा आज मेरा लेजीनेस मूड में है खाना तो मंगा इसलिए रहे मंगा हैं? रहा हूँ। हाँ, तो माइंडसेट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और हम पैसे को लेकर क्या सोचते हैं। और अगर हमें ये लगता है कि नहीं, मेहनत करने से पैसे आते हैं, तो हमें शायद ये बदल के सोचना होगा कि हम उसके बदले में क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब हमारी एग्जैक्टली काबिलियत कितनी है और हम सामने वाले को कितना वैल्यू दे पा रहे हैं। उसके हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे। बिल्कुल। तो बिल्कुल। सिर्फ मेहनत से नहीं पैसे मिलते, मेहनत तो करनी होती है, लेकिन मेहनत के बाद में जिसके लिए हम काम कर रहे हैं वो कितना खुश है हमसे, वो कितना सोचता है कि हमारे काम की वैल्यू है, पैसे एग्जैक्ट। उसके मिलेंगे हमें। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत मजा आया दिनेश जी आपसे बात करके, और आपने बहुत ज्यादा इंसाइटफुल चीजें बताई। आई एम श्योर हमारे दर्शकों को पसंद आएगा और वो बहुत सारी स्ट्रैटेजीज फॉलो कर पाएंगे जो आपने बोली। सो विद दैट नोट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, एक जाने से पहले एक मैसेज अगर आप देना चाहें तो हमारी ऑडियंस को, वो क्या होगा? मेरा मैसेज, मेरा संदेश ये रहेगा कि पैसा जिंदगी के बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये एक फ्यूल है जिससे हमारी ज़िंदगी चलती है। इससे कोई छुटकारा नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हम सीखें कि इस पैसे का कैसे सदुपयोग, अच्छा इस्तेमाल करना है। हमारे पास में ज़्यादा पैसा आए ताकि हम और अच्छा काम कर पाएं। तो हम्म। हमारे स्कूलों में हमें नहीं सिखाया जाता है, हमारे कॉलेज में हमें नहीं सिखाया जाता है कि पैसे का कैसे इस्तेमाल करना है। तो खुद सीखिए या किसी और से सीखिए, लेकिन सीखिए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि पैसा तो चाहिए। ज़िंदगी के हर काम के लिए आज की डेट में पैसा चाहिए। बाकी बिल्कुल। चीज़ें, रिलेशंस और प्यार, ये सब ज़रूरी है, लेकिन पैसा नहीं होगा तो ये चीज़ें भी कई बार नहीं रहती हैं। तो सीखिए पैसे के बिल्कुल बारे में। बिल्कुल। और जो और ज्यादा जानना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, वो लोग आपसे डायरेक्टली कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। और उनका बिल्कुल। आपके कम्युनिटी का और आपका डिटेल लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो लोग आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, सीख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच दिनेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें इतनी सारी जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मीनू जी। इट्स एन ब्लेसिंग, इट्स एन अपॉर्चुनिटी कि आपने जो मेरे अंदर था वो बाहर निकलवाया, आपके ऑडियंस तक पहुंचेगा। तो अगर किसी का भला हो सके और अगर कुछ लोग मेरे साथ में जुड़ेंगे और मैं उनकी मदद कर सकूंगा, यही मेरा मिशन है और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच।